तो मार्वल का एक और नया टीवी शो जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम रिलीज हो चुका है मार्वल टेलीविजन के बैनर के अंडर, जिसके 3 एपिसोड ऑलरेडी हमारे सामने आ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ एगेथा ऑल अलोंग की, और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ब्रेकडाउन करने वाले हैं एगेथा ऑल अलोंग के एपिसोड 1, 2 और 3 का, जिसके अंदर हमको कई सारी हिडन डिटेल्स देखने मिली है जो कि आने वाले एपिसोड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कुछ एक दो रेफरेंस तो ऐसे भी थे जिसका हम फैंस कई 2-3 सालों से इंतजार कर रहे थे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1 के साथ, जहां पे इस सीरीज की शुरुआत होती है एग्नेस या फिर अपने एगेथा के साथ, जो कि एक गाड़ी को ड्राइव करके एक क्राइम सीन पे पहुंचती है, जहां पे हमको एजेंट हर्बी दिखाया जाता है। हर्बी हमको वांडा विजन के अंदर भी देखने मिला था, जो कि वांडा या फिर मैं बोल सकता हूँ एगेथा का नेबर था। और हमको इस सिचुएशन के अंदर हर्बी एज एक एजेंट के तौर पे दिखाया जाता है, जहां पे वो एगेथा को एजेंट एग्निस कह के रेफर करता है, और एग्निस को लेके वो एक क्राइम सीन पे पहुंचता है, जहां पे वो क्राइम सीन को एलिब्रेट करते हुए बताता है कि हमको एक वुमन की बॉडी मिली है जो कि अनआइडेंटिफाइड है, और वो उसको जेन डो कह के रेफर करता है। और इसी सिचुएशन में हम आगे देखते हैं कि एग्निस और हर्बी दोनों मिलके उसी डेड वुमन की बॉडी के पास पहुंच जाते हैं, जहां पे एगेथा को ये बात पता चलना शुरू हो जाती है कि ये डेड वुमन की बॉडी कोई और नहीं बल्कि वांडा की है, क्योंकि उसकी फिंगर्स के टिप्स या फिर उसका जो अपीयरेंस था या फिर उसके क्लोथिंग थे वो वांडा के कपड़ों से बहुत ही ज्यादा मैचिंग थे। और हम ऑडियंस को उस डेड वुमन की बॉडी का फेस नहीं दिखाया जाता, लेकिन एगेथा या फिर एग्निस उस वुमन की बॉडी का फेस देख लेती है और आइडेंटिफाई कर लेती है कि वो वांडा की ही बॉडी है। और आगे जाते हुए हर्बी एगेथा को इस बात का डिस्क्रिप्शन भी देता है कि इस वुमन की डेथ कोई लार्ज ऑब्जेक्ट के नीचे क्रश हो जाने से इस वुमन की पोटेंशियल डेथ हुई होगी। और इसी के कंटिन्यूएशन में हम आगे देखते हैं कि एग्निस को या फिर अपने एगेथा को एक टाइप से लिटिल शॉक लग चुका था, क्योंकि एगेथा को वांडा ने एक स्पेल के अंदर कैद करके रख दिया था वांडा विजन के एंड में, और उस स्पेल को ब्रेक करने के लिए लिटरल वांडा की ही जरूरत पड़ती है। तो एगेथा को उस बात से बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी थी कि उसका स्पेल अब आगे जाके ब्रेक होगा या नहीं। और जैसे ही वहां पे वो पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचती है, वहां पे चीफ फिल करके हमको एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन किया जाता है, जो कि हमको वांडा विजन के अंदर भी देखने मिला था। ये फिल नाम का बंदा वांडा विजन के अंदर एगेथा और वांडा दोनों का ही नेबर था। यहाँ पे चीफ फिल उस वुमन के केस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट या फिर डिटेल्स होते हैं वो सभी एगेथा से शेयर करते हैं, और इन सभी डिटेल्स के मिलने के बाद तुरंत ही एक लाइब्रेरी कार्ड को लेके वेस्ट व्यू की लाइब्रेरी में पहुंच जाती है। वहां पे हमको मिस पॉट्स का कैरेक्टर भी देखने मिलता है, जो कि वांडा विजन के अंदर भी हमको देखने मिला था। और इसी लाइब्रेरी के अंदर हमको उस लाइब्रेरी कार्ड का एक डिटेल या फिर एक अच्छा व्यू देखने मिलता है, जहां पे उस लाइब्रेरी कार्ड के अंदर एक बुक का नाम रिफर किया होता है, डायलॉग एंड रिटोरिक नॉन हिस्ट्री ऑफ लर्निंग एंड डिबेट। अगर आप उस टाइटल को या फिर उस टाइटल के जितने भी वर्ड थे उन सभी के फर्स्ट लेटर को इकट्ठा करो तो वो सभी मिलके स्पेल करते हैं डार्क हुड। तो एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस था या फिर एक बहुत ही अच्छा ईस्टर एग था। और इससे भी ज्यादा एक और रेफरेंस उसी लाइब्रेरी कार्ड के अंदर हमको देखने मिलता है, जहां पे ऑथर का नाम लिखा होता है एंड्रयू ऊगो। अगर आप उन वर्ड्स को अगर रीअरेंज करो तो वो लिटरली स्पेल करते हैं वंडरगोर। वंडरगोर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में दिखने वाला वही माउंटेन है जहां पे डार्क होल्ड या फिर केथॉन का टेंपल सिचुएटेड था। और इन सभी डिटेल्स के बीच में हम देखते हैं कि एगेथा लाइब्रेरियन को अपने हिसाब से मैनिपुलेट या फिर ब्लैकमेल करते हुए लाइब्रेरी के अंदर घुस जाती है, ये पता करने के लिए कि इस बुक की कोई नॉन कॉपीज थी या नहीं। जहाँ पे लाइब्रेरियन उसको ये बताते हैं कि इस बुक की कई और भी कॉपीज थी, लेकिन वो अब कंप्लीटली जल चुकी है। और जैसे वो लाइब्रेरी के अंदर और डिटेल्स फाइंड आउट करने जाती है, वहां पे उसको ये पता चलता है कि लाइब्रेरियन की बात सही थी और उस बुक की सारी बची हुई रिमेनेंट कॉपीज अब जल के राख हो चुकी थी। लेकिन लाइब्रेरी से हताश होकर जैसे ही एगेथा अपने घर पे वापस लौटती है, हम लोग उसके बेसमेंट पे एक अच्छी सी डिटेल भी नोटिस कर सकते हैं। तो वहां पे बेसमेंट पे एक स्टोन पे लिखा हुआ होता है निकोलस स्क्रैच। अगर निकोलस स्क्रैच के बारे में मार्वल कॉमिक बुक से रेफरेंस उठा है तो मार्वल के कॉमिक बुक्स के अंदर भी निकोलस स्क्रैच एगेथा का ही बेटा होता है। अब कॉमिक बुक के अंदर निकोलस स्क्रैच डार्क होल्ड के रचयिता किथॉन को सर्व कर रहा होता है, लेकिन बाद में जाके किथॉन और निकोलस स्क्रैच के बीच में कुछ एक फाइट के होने के कारण निकोलस स्क्रैच किथॉन को छोड़ के मेफिस्टो का एजेंट बन जाता है। और कॉमिक बुक के अंदर निकोलस स्क्रैच के बेटे और बेटियों का एक ग्रुप बनता है आगे जाके, जिसको सेलम 7 नाम से भी रिफर किया जाता है, जो कि एक मिथिकल या फिर मिस्टिकल पावर को पोजेस करने वाला एक सुपरनेचुरल बीइंग का एक ग्रुप है, जो कि कई सारे वांडा और एगेथा के रिलेटेड जितने भी कॉमिक बुक के जितने भी इश्यूज पब्लिश हुए उसके अंदर दिखाई देते हैं। लेकिन इसी घर वाली सीक्वेंस के अंदर हमको आगे ये देखने मिलता है कि एक टीनेजर एगेथा के घर पे कुछ एक चीज चोरी करने के लिए आता है, लेकिन एगेथा को इस बात का पता चल जाता है। एगेथा उस चोर या फिर उस टीनेजर को पकड़ने के लिए कुछ एक डिस्टेंस के लिए उसका पीछा भी करती है, लेकिन एंड में जाके शेरन डेविस मतलब अपनी मिसिस हार्ट उसको गाड़ी से ठोक देती है। एगेथा उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाती है, जहाँ पे उसका टीनेजर के साथ एक इन्वेस्टिगेटरी इंटरोगेशन चल रहा होता है। लेकिन उसी इंटरोगेशन के एंड तक आते आते जो भी सबूत उस डेड वुमन के कॉर्प से रिलेटेड मिले थे
उन सभी के फोटोज कुछ एक गार्डन के पिक्स या फिर एक फ्लावर के पिक्स के अंदर चेंज हो जाते हैं और वो टीनेजर भी वहां से गायब हो जाता है। और इसी बात से जैसे ही निराश होकर एगेथा वापस पुलिस स्टेशन के अंदर लौट के आती है, उसकी मुलाकात होती है ऑब्रे प्लाजा की रियो विडाल या फिर मैं बोल सकता हूँ ग्रीन विच के कैरेक्टर के साथ, जो कि मार्वल कॉमिक बुक की दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती और इसको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। रियो विडाल एगेथा के साथ कुछ एक और डिटेल्स भी शेयर करती है उसी केस से रिलेटेड, जिन डिटेल्स को लेके एगेथा मॉर्चरी के अंदर पहुंच जाती है, जहां पे उसको स्टार्टिंग में कोई भी डेड बॉडी नहीं मिलती, जिससे उसको स्टार्टिंग में तो ये लगने लगता है कि ये सभी चीजें वो हेलुसिनेट या फिर अपने हिसाब से मिसबिलीफ में ही देख रही थी। लेकिन जैसे ही वो लाइब्रेरी कार्ड को निकालती है, वहां पे तुरंत वो नेक्स्ट मोमेंट पे वही कॉर्प्स या फिर वही डेड बॉडी देखती है उसी लेडी की, और वो जैसे ही उसी लेडी की डेड बॉडी के पास पहुंचती है, वहां पे उसके हाथ में मौजूद लाइब्रेरी कार्ड के अंदर 2 नेम अपीयर होते हैं। सबसे नीचे था वांडा मैक्सिमोफ और उसके ऊपर था एगेथा हार्कनेस। वो डेट्स कुछ और नहीं बल्कि एक डिटेल की तरफ रिफर कर रही थी, जहां पे वो डेट्स ये बता रही थी कि डार्कहोल्ड इन 2 लोगों के पास कौन सी डेट पे आया था। और इसी के साथ उसी लाइब्रेरी कार्ड के अंदर कुछ एक डेट्स उनके महीनों के साथ लिखे गए थे। वो कोई और नहीं बल्कि एक अच्छा सा ईस्टर एग था, जहाँ पे 2 जून हो गया अपने केविन फाइगी मतलब टोपी वाले चाचा की बर्थडे, और उसी के साथ ऊपर स्टैनली के बर्थडे भी लिखी हुई थी। तो उसी सब ईस्टर एग के साथ हमको वापस से ऑब्रे प्लाजा की रियो विडाल का कैरेक्टर दिखता है, जो कि एगेथा को वांडा के स्पेल से फ्री करती है। और उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप एगेथा को कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता हुआ देख सकते हैं, जो कि ये सिग्निफाई कर रहा था कि एगेथा के ऊपर से वांडा की स्पेल के कई सारे लेयर्स धीरे धीरे करके ही हट रहे थे। और जैसे ही एगेथा वांडा के कास्ट की हुए स्पेल को तोड़ के जैसे ही रियलिटी के अंदर वापस आती है, हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल ये पता चलती है कि एगेथा वांडा के स्पेल के अंदर 3 साल से कैद थी। और इसी के साथ कुछ एक ऑब्सेस सीन के कंटिन्यूएशन में ये एपिसोड 1 एंड कर जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एगेथा और टीनेजर के साथ, जहाँ पे एगेथा को धीरे धीरे इस बात का पता चलना शुरू हो जाता है कि वो 3 साल से वांडा के स्पेल के अंदर कैद थी, और वो जितनी भी चीजें उस क्राइम सीन से रिलेटेड या फिर उस पुलिस स्टेशन से रिलेटेड या फिर खुद का एजेंट होना, वो सभी जितनी भी चीजें वो देख रही थी या फिर महसूस कर रही थी, वो सभी चीजें कुछ और नहीं बल्कि उसका एक हेलुसिनेशन था। और वो सभी चीजें वो एक बंद कमरे के अंदर कई सालों से एक के बाद एक चीजों के तौर पे रिपीट ही करती जा रही थी। और जैसे ही बाद में वो अपने रूम का वार्डरोब ओपन करती है, उसको पता चलता है कि उसने एक टीनेजर को बांध के वहां पे कैद करके रखा हुआ था, जिसके बारे में उसको कुछ भी आइडिया नहीं होता, क्योंकि वो अपने पूरे होशोहवास में थी ही नहीं जब उसने उस टीनेजर को कैद किया था। लेकिन बाद में जाके जैसे ही एगेथा उस टीनेजर को फ्री अप करती है और उसको जाने को बोलती है, टीनेजर एगेथा को विचिस रोड के बारे में एक्सप्लेनेशन देना शुरू करता है कि विचिस रोड को कंप्लीट करने के बाद एगेथा के मन में जितनी भी डिजायर्स या फिर मांगे होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ये सभी बातें या फिर कन्वर्सेशन चल रही होती है, उन सभी के बीच में रियो विडाल या फिर अपनी ऑब्रे प्लाजा के कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसकी एगेथा के साथ एक फाइट सीक्वेंस चलती है। और उसी फाइट सीक्वेंस के एंड में रियो विडाल की कैरेक्टर एगेथा से कुछ एक बदला लेने की बात करके वहां से गायब हो जाती है, और उसी के बाद एगेथा और टीनेजर विचिस का कवन असेंबल करने के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले वो जाके लीला कैल्ड्रू की विच को इनडायरेक्टली लालच देते हुए या फिर ब्लैकमेल करते हुए कवन के अंदर असेंबल होने का इन्विटेशन देते। बाद में जाके वो जेनिफर केल की पोशन विच को भी ऐसे ही सिमिलर तरीके से इन्विटेशन देते, और आखिर में जाके एलिस वू गुलिवर की विच को भी सिमिलर तरीके से ब्लैकमेल करके इन्विटेशन देने की कोशिश करते। लेकिन वो स्टार्टिंग में डिनायल या फिर ना बोल देती है, लेकिन बाद में जाके उसी टीनेजर की विचिस रोड की लालच भरी मैनिपुलेटिव बातें सुनने के बाद एलिस वू गुलिवर का कैरेक्टर भी उस बातों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं पिघलता हुआ देख सकते हैं। और इन्हीं सभी चीजों के कंटिन्यूएशन में हम बाद में ये देखते हैं कि सभी विचिस एगेथा और उस टीनेजर की मैनिपुलेटिव बातों को मान के उसी के घर पे इकट्ठा होते हैं, और विचिस रोड पे जाने के लिए बेसमेंट में उतर के विचिस रोड पे जाने का दरवाजा एक बैलाड या फिर एक सॉन्ग को गा के प्रकट करते हैं। लेकिन साइड बाय साइड हमको ये भी देखने मिलता है कि वो टीनेजर एगेथा की घर के विंडो से कुछ एक लोगों को नोटिस करता है, जो कि एगेथा के घर के अंदर बहुत ही स्पूकी तरीके से एंटर करते हैं, और उन्हीं लोगों से डर के वही टीनेजर बेसमेंट के अंदर घुसा चला आता है। और जैसे ही विचिस रोड का दरवाजा खुलता है, सबसे पहले वो घुस जाता है, और सैलम 7 जैसे ही उस टीनेजर का पीछा करते हुए बेसमेंट के अंदर एंटर करते हैं, बाकी सभी विचिस भी उन सभी से डर के विचिस रोड के अंदर एंटर कर जाते हैं, और सेकंड एपिसोड यहीं पे एंड कर जाता है। लेकिन थर्ड एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे विचिस रोड का फर्स्ट ट्रायल हमको देखने मिलता है, जहाँ पे ये सभी विचिस मिलके
एक बीच साइड हाउस के अंदर एंटर करती है, जिस घर के डोर पे उनको कई सारे मून के फेजेस दिखते हैं और बीचों बीच उनको फुल मून दिखता है। और जैसे वो लोग घर के अंदर एंटर करते हैं उनका अपीयरेंस रेट्रो एस्थेटिक के अंदर चेंज हो जाता है और इसी के साथ चल रहे एपिसोड की पूरी सिनेमेटोग्राफी भी चेंज हो जाती है। लेकिन बाद में जाके उन सभी विचेस के सामने उस फर्स्ट ट्रायल की एक रिडल भी पेश की जाती है, जिस रिडल का सॉल्यूशन या फिर मैं बोल सकता हूँ लिटरल आंसर था वाइन। वाइन को पीने के बाद उनको पता चलता है कि वो वाइन इंटॉक्सिकेटेड या फिर पॉइजनस थी और उस वाइन को पीने के बाद तुरंत ही एक टाइमर शुरू हो जाता है 30 मिनट्स का। इसके बाद जेनिफर केल की पोशन विच बाकी सभी विचेस को उस वाइन के इंटॉक्सिकेशन होने की असर समझाती है कि कैसे सभी विचेस के मुंह धीरे धीरे करके फूलने लगते, बाद में अपने आप ठीक भी हो जाते और उसी के बाद उन सभी विचेस को अपने पास्ट के मेंटल ट्रॉमा या फिर स्ट्रगल से रिलेटेड हेलुसिनेशन आने लगते, जो कि रियली एक स्कैरी वाइब या फिर एक स्कैरी एटमॉस्फेयर को बनाता है। लेकिन बाद में जाके हम लोग जेनिफर केल और उस टीनेजर के बीच में एगेथा से रिलेटेड एक डिस्कशन होता हुआ देखते हैं, जहाँ पे जेनिफर केल उस टीनेजर को ये बताती है कि तुम एगेथा से एक दूरी बना के रखो, क्योंकि एगेथा के पास्ट के कांड इतने खराब है कि उसने अपने खुद के बेटे को डार्क होल्ड के लिए ट्रेड कर दिया था और उसके बेटे का फ्यूचर क्या था या फिर उसके बेटे के साथ क्या हुआ वो किसी को भी पता नहीं है। और जेनिफर केल उस टीनेजर को ये भी बताती है कि उसका बेटा या तो मर गया है या फिर वो जिंदा है तो किस हालत में, या फिर वो करंटली मेफिस्टो का एजेंट बन गया है, या फिर उसके साथ आगे क्या हुआ वो उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चला। लेकिन इन सभी कन्वर्सेशन के बीच में हम सभी विचेस के हेलुसिनेशन को भी देख सकते हैं, जो कि उनकी पास्ट स्टोरी को बता रहा था। हमको इन सभी हेलुसिनेशन के बीच में लीला कैल्ड्रू के हेलुसिनेशन के अंदर फर्स्ट एवर लेडी डेथ की अपीयरेंस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर होता हुआ भी देख सकते हैं। लेकिन बाद में जाके जेनिफर केल की पोशन विच उसी पॉइजन का एंटीडोट बनाना स्टार्ट करती है, जहाँ पे सभी विचेस उसी घर के डिफरेंट सेगमेंट से एंटीडोट के अंदर लगने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स थी उन सभी को लेके आती है। और उन्हीं सभी के बीच में हमको एगेथा का भी हेलुसिनेशन देखने मिलता है। यहाँ पे हमको एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और एगेथा जैसे ही उस बच्चे को देखने जाती है वहां पे अपेयर होता है डार्क होल्ड और एगेथा उस सिनेरियो को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन बाकी सभी विचेस उसको उस हेलुसिनेशन से बाहर निकाल के आती है और आखिर में उस एपिसोड के एंड में सभी विचेस मिलके उस एंटीडोट को पी लेती है। लेकिन मिसेस हार्ट इंटॉक्सिकेटेड होने के कारण उस पोशन को पी नहीं पाती और बाकी सभी विचेस ने मिलके भी मिसेस हार्ट का बाल उस पोशन के अंदर एंड नहीं किया होता तो वो एंड में जिंदा नहीं बच पाती, या फिर उस ट्रायल के एंड में मिसेस हार्ट की डेथ हो जाती है। और जैसे ही उस ट्रायल वाले हाउस से सभी विचेस और टीनेजर बाहर निकल के आते हैं और एपिसोड वहीं पे एंड हो जाता है। इसी ब्रेकडाउन को एंड करते हुए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना जरूर से मत भूलना, बाजू में आने वाला बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर देना। और आप सभी लोगों को पहले 3 एपिसोड कैसे लगे उसको भी डिस्क्राइब करना कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से मत भूलना। और अगले ही ऐसे ब्रेकडाउन वीडियो के साथ मैं आप सभी लोगों को जल्दी ही मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।